Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to do the analysis of CISF AC 2026. तो जो अभी आपके रिसेंटली लास्ट मंथ में मार्च के महीने में जो CISF AC का पेपर कंडक्ट कराया गया था यूपीएससी द्वारा, उसका हम करंट अफेयर का एनालिसिस आज के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को यूपीएससी सीजीएस का एनालिसिस करके बताया था और वहाँ पे ये भी दिखाया था कि कैसे जो हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है ना, जो हमारा ब्रह्मास्त्र मैगजीन है, वहाँ से कितने क्वेश्चन हिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमारे मैगजीन में से आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको हमारे मैगजीन में जरूर मिलेगा। तो ऐसा क्या कर रहे हैं सर, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या जादू कर रहे हैं आप लोग की, मतलब 80 to 90% क्वेश्चन हिट कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीजीएस में, आज के एनालिसिस में भी आप देखोगे जो हमारा हिट रेशियो है अराउंड 80 to 90% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके पीछे मैं थोड़ा आपको लॉजिक भी बताऊंगा। उसके बाद आप देखोगे अभी कुछ दिनों में मैं आपके आईएएस वाला जो पेपर था, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला, उसका भी करंट अफेयर का एनालिसिस लेके आऊंगा। इससे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि सर आप लोग जो ब्रह्मास्त्र करा रहे हो वो हमारे आने वाले सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए भी उतना ही रेलिवेंट है जितना इन सारे एग्जाम्स के लिए था। और उसके बाद हम सीडीएस और एनडीए का भी एनालिसिस लेके आएंगे। ठीक है, तो ये गारंटी है हमारी कि सीडीएस और एनडीए में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ब्रह्मास्त्र मैगजीन में से ही। ठीक है, तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चन हमारे हिट हो रहे हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसका ट्रेस हमें अपने मैगजीन में भी मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ हम ऐसा स्पेशल नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, जो भी पीआईबी के न्यूज़ है, ठीक है, उसको पूरा एक मतलब बोलते हैं ना एक्सटेंसिवली गो थ्रू कर रहे हैं और उसके बाद वहां से जो बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको फिल्टर करके अपने मैगजीन में इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद पीआईबी के अलावा जो आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का सोर्स होता है और द इंडियन एक्सप्रेस, उसको भी हम लोग काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके उस मैगजीन में इंक्लूड कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे कि सर ठीक है ब्रह्मास्त्र मैगजीन में आप तो लोग इतना कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन सर है तो वो भी 60-70 पेज का। ठीक है, तो हम उसको क्यों पढ़े, उसको भी पढ़ने में टाइम तो लगेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, पहले मैं बता रहा हूं कि देखो यार, न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हो ना, बहुत अच्छी आदत होती है, करना चाहिए आपको। लेकिन अभी अगर मान चलो आप रिटर्न का स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो, तो आप बताओ कि आपको न्यूज़पेपर रीड करने में कितना लगता है ऑन एन एवरेज। अगर मैं लेके चलूं, अगर आप बहुत प्रो रीडर हो, मतलब आप एकदम बढ़िया आपका रीडिंग स्किल है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर लेते हो पेपर को, तो आप लोग मतलब हार्डली 45 मिनट्स में पेपर को रीड कर सकते हो समझ के। हालांकि 45 मिनट्स में बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप नहीं होता है कि आपने समझ भी लिया, नोट्स भी बना लिया, लेकिन मैं एक ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ और ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर वैसे एवरेज लिया जाए तो 1 घंटा तो लग ही जाता है अगर आप कोई भी पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हो तो, है ना। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, किसी किसी बच्चे को 1.5 घंटे भी लगते हैं, लेकिन मैं एवरेज कंसिडर कर रहा हूँ। तो 1 घंटा अगर आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ने में दे रहे हो और ऐसे करके आप 30 डेज में मतलब 30 घंटे आपने इन्वेस्ट किए। ठीक है, और जो मेरी वीडियो आती है आपके ब्रह्मास्त्र की, वो कितनी होती है, हार्डली 4 घंटे की, बहुत जाती है तो कभी कभी 4.5 आवर्स की जाती है, जिसमें मैं आपको पूरा ब्रह्मास्त्र मैगजीन डिस्कस कर देता हूं। और ये भी नहीं है कि सिर्फ आपको पीडीएफ रीड करके बताया जाता है, उसमें स्टैटिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल कितने हो रहे हैं, 30 आवर्स पूरे महीने का, और इधर आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, मतलब 4 आवर्स ले लो एवरेज। ठीक है, तो 4 आवर में आपका पूरा महीना रिवाइज हो जा रहा है। आप समझ रहे हो, मतलब अगर थोड़े से आप लॉजिकल बंदे हो तो आप समझ जाओगे, है ना, कि इस बात में कितनी लॉजिक है। और अगर कोई ऐसा मैगजीन जिसको आपको पढ़ने में, खत्म करने में 4 घंटे लग रहे हैं और उसके बाद मान के चलो 2 घंटे और रिवीजन का ले लो, तो 6 घंटे में अगर कोई मैगजीन आप बहुत अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर ले रहे हो और वहां से 80 to 90% अगर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हिट कर रहे हैं, तो यार ये बुरा डील तो नहीं है ना। तो आप बोलोगे कि सर क्या न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें? देखो सिंपल सा बात है, हमें ना अपना प्रायोरिटी पता होना चाहिए। अगर आप रिटर्न पे फोकस कर रहे हो अभी, क्योंकि पहले रिटर्न निकलेगा तभी तो आप इंटरव्यू दोगे, तभी तो आप मतलब आगे के फर्दर स्टेजेस में जाओगे। तो रिटर्न निकालने के लिए ना यार, अभी के लिए आप पेपर स्किप कर सकते हो। ठीक है, टोटली रिलाई कर सकते हो हमारे मैगजीन पे, क्योंकि यार हम अगर बोल रहे हैं कि आप हमारे मैगजीन पे 100% रिलाई कर सकते हो, तो यार उसके पीछे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, और उसका आपको प्रूफ भी हम दे रहे हैं इन एनालिसिस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यार कि हमें कोर्स बेचना है या मैगजीन बेचना है। देखो आपको कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है ब्रह्मास्त्र मैगजीन का, मात्र 50 रुपया पर महीना। तो ऐसा नहीं है कि आपके 50 रुपये से हम बहुत अमीर हो जाएंगे या हमारा बहुत कुछ बोलते ना कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन यह है कि वो 50 रुपया भी लिया जा रहा है सिर्फ उस एफर्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग लगते हैं, मतलब 4-5 लोग की टीम पूरी लगती है इस ब्रह्मास्त्र मैगजीन को प्रिपेयर करने के लिए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी आप लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर एकदम पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, इंग्लिश आपकी अच्छी होती है, उसका रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होती है। लेकिन आपको न्यूज़पेपर पे फोकस कब करना है, जब आपका रिटन पार्ट क्लियर हो जाए और जब आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं बोलूँगा एक नहीं 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपको बहुत मतलब बोलते ना बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अपने कम्युनिकेशन स्किल में। क्लियर हो इतना? तो आपका जब रिटन निकल जाए तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई
मैगजीन पर रिलाई मत कीजिए, क्योंकि मैगजीन आपके पेपर रिटन पार्ट के लिए बनाया जाता है कि आपका एकदम डायरेक्ट हिट करे कम एफर्ट में और मिनिमम टाइम में। समझ आया इतना? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं एनालिसिस करके कि एसी सीआईएसएफ एसी का जो एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है ना, तो उसमें आपके कितने क्वेश्चंस आपके मैगजीन से हिट कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों आपको रिलाई करके जाना चाहिए। और अगर मान चलो इसमें से अगर आपके क्वेश्चन नहीं आता सीपीएफ 2026 में, तो ऐसा समझ लेना कि वो क्वेश्चन किसी से ही नहीं हो रहा होगा। बहुत बहुत रेयर बच्चे हो रहे होंगे जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस क्वेश्चन पे आपके कभी कट ऑफ डिसाइड ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से ब्रह्मास्त्र को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो भी हमने बताया अगस्त से लेकर जून तक अगर आप कवर करके जाते हो, ठीक है, और उसको मल्टीपल रिवीजन करके जाते हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले तो बहुत अच्छे पोजीशन में होगे। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो इसमें आपके चार ऑप्शन है, संघाई, बे ऑफ बंगाल मतलब बिम्स्टेक का मेंशन है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का मेंशन है, एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंशन है। अब जो बच्चे ना मतलब आपका रेगुलर ब्रह्मास्त्र फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके किसी ना किसी मंथ में अपीयर हुए इन अगस्त से लेके आपके ये मार्च तक की न्यूज़ में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करके बताइएगा कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। क्लियर हुआ? अब क्या सर हमें इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे क्या, तभी हम ये आंसर सही कर पाएंगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता है कि एससीओ का पार्ट तो है इंडिया। ठीक है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, जो सेंट्रल एशियन नेशन है वो भी है। ठीक है, तो इस टाइप से एससीओ का मेंबर मैं बहुत बार आप लोगों को बता रखा हूँ। बिम्स्टेक का भी पार्ट है इंडिया, है ना, क्योंकि बिम्स्टेक का फाउंडिंग मेंबर ही है। उसके बाद आईएईए का भी इंडिया पार्ट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया एनपीटी साइन नहीं किया है लेकिन इंडिया आईएईए का मेंबर है। ठीक है, ये भी मैं आपके नवंबर वाले ब्रह्मास्त्र में कवर कराया था। राइट, तो हमारा बच जाता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये आपके इसका इंडिया पार्ट नहीं है। तो अगर ये तीनों भी पता होता तो डायरेक्टली आप सी तक पहुंच जाते आंसर। उसके बाद देखो मैगजीन से अगर हम देखा जाए तो ये देखो मैगजीन में आपके कवर किया हुआ था 32nd एपेक्स समिट जो आपके हुआ था 2025 में। कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो ये पता होना चाहिए था कहाँ पे हुआ था। ठीक है, क्योंकि हमने सीजीएस वाले में ही देखा था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका एशियान समिट था वो कहाँ पे हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो वैसे आपका जो एपेक्स समिट था वो कहाँ पे हुआ है? साउथ कोरिया में हुआ है। तो हो सकता है सीएपीएफ में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंडिया मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हम इन्फोग्राफिक के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो मेंबरशिप में आप देखोगे कि इसमें 21 इकोनॉमीज पार्ट है, लेकिन जो इंडिया है वो उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, फुल मेंबर का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। इतना क्लियर हुआ? तो इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है कि एपेक हमें पढ़ के जाना है, और ये हमारे ब्रह्मास्त्र में भी हमने कवर कराया है, और मैंने आपके जो वीडियो डिस्कशन होता है ब्रह्मास्त्र का वहाँ पे भी एक्सटेंसिवली कवर कराया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, और आपको सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना है, आपको इन सारे इनिशिएटिव को वापस से जाके मैगजीन से रिवाइज कर लेना, क्योंकि मतलब आपके किसी ना किसी मंथ में इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कराया ही है। ठीक है, कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, क्या क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाओ आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट आर करेक्ट। अब जैसे इसमें देखो दो है आपके दिए हुआ, पहला है आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग एंड प्लेइंग कोबीज इज इंस्क्राइब्ड ऑन दी हैट। ठीक है, और सेकंड आपका दीपावली इज इंस्क्राइब्ड ऑन द लिस्ट। अब जैसे जो दीपावली वाला था ये तो हमने अच्छे से कवर किया था आपके किसमें? दिसंबर में। अच्छा, इस बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सीआईएसएफ एसी में आपके दिसंबर से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब 6 से 7 करंट अफेयर तो सिर्फ दिसंबर से हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके मतलब सीएपीएफ एग्जामिनेशन में ही सिर्फ दिसंबर से ही आएगा, लेकिन इससे ये हमें पता लग रहा है कि मतलब किसी ना किसी एक मंथ में ना यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है, जिस टाइम पे आपके न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं। तो हो सकता है एसी में सीआईएसएफ एसी में आपके दिसंबर पे फोकस किया है, सीएपीएफ में आपके अगस्त पे फोकस कर दे। ठीक है, अगस्त 2025 पे फोकस कर दे। तो ये आप नहीं जानते हो, इसलिए आपको हर मंथ अच्छे से करके जाना है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, दीपावली के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि ये यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है, तो सेकेंड तो हम सही कर देते हैं। अच्छा, पहला जो है कोबिज, ये हमने भी नहीं कराया था टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्यों नहीं कराया था इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। जैसे दीपावली तो इंडिया का फेस्टिवल है, आपको पता है, लेकिन जो आपका कोबिज है ये आपका उज्बेकिस्तान का है। ठीक है, मतलब इंडिया का है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है लेकिन एग्जाम में तो पूछ लिया ना, तो वही मैं बता रहा हूँ यार कि देखो यूपीएससी ना बहुत बार आप देखते हो कि कल जैसे मैंने ये सीजीएस एनालिसिस के टाइम पे आपको बताया था कि आपको वो फॉरेन अपॉइंटमेंट पूछ रहे हैं, कितना याद कर लोगे आप? ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? वैसे आपके जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो निकलती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही कोई आपके इंटेंजिबल जो आपके कल्चरल हेरिटेज है उनको इंक्लूड किया जाता है, और भी नेशंस के इंक्लूड किए जाते हैं, है ना। तो आप सबके याद करने थोड़ी ना बैठोगे। वैसे आपके बहुत सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर होते हैं, तो लेकिन हमें किस पे फोकस करना होता है? हमें ज़्यादातर इंडिया पे फोकस करना होता है। एक आध बार अगर मान चलो यूपीएससी बाहर का पूछ ले रहा है तो दैट डजंट मीन कि आप पूरा बैठ जाओ लिस्ट याद करने, जो भी हमारे फॉरेन के भी जो आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड हुए। समझ आया मतलब? तो अगर मान चलो फर्स्ट नहीं पता था, सेकंड तो आपको पता था ही,
तो आप 50-50 पे तो आ ही जाते हैं, मतलब या तो सेकंड ओनली होगा या सी होगा, नहीं इधर कट गया आपका और वन ओनली कट गया, तो 50-50 पे भी आ गए ना आप, तो आप रिस्क ले सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन में मतलब अगर मैं रहता तो वही मैंने बताया था एलिमिनेशन जो यूज करते हैं कि हम बोथ के साथ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको कहीं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगर मान चलो, लेकिन तब भी अगर आप 50-50 पे आ जाते तो मैं रिस्क जरूर लेता। अगर आपकी जगह मैं होता, एग्जाम में बैठा होता, तो अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो तो 50-50 बच गया, तो आपको रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठे हो, है ना। अगर गलती से आपका आंसर सही हो गया तो आप पॉजिटिव मार्क्स देके जाएगा, राइट, तो नुकसान नहीं होता है। क्लियर हो इतना? तो ये होता है इसका एनालिसिस पार्ट। तो हमें इंडिया का देखना है, बाहर का अगर एक दो याद हो गया तो ठीक है, अदरवाइज बाहर पे ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना, है ना। बाहर के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना, अगर एक आध दो एग्जाम में यूपीएससी पूछ भी रहा है तो। फिर आगे देखते हैं, Which one of the following statement in respect of Government of India Tribal Development Scheme policies is not correct? तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, जुगा के बारे में पूछा हुआ है, और ये आपका 2024 का स्कीम है, ठीक है। यहाँ पे आपके लॉन्च किया गया था, तो 2 साल पुराना हो गया। तो आपको यूपीएससी में ये भी देखने को मिलेगा, इवन सीएपीएफ में भी आपके एक दो करंट अफेयर के तो न्यूज़ रहेंगे ही जो 2-3 साल पुराने, लेकिन क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मतलब अभी करंट न्यूज़ में रहे होंगे या कहीं ना कहीं उनका मेंशन होगा, तो यूपीएससी उठा के पूछ ले रहा है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन के लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन इसका सोर्स कहाँ से मिला सर? तो सोर्स आपके वापस से पीआईबी में, ये पीआईबी में इसका अच्छे से कवरेज किया हुआ था, तो इसमें हमें बताना नॉट करेक्ट कौन सा है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट जो है आपका, ये लार्जेस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद आपका ये गांधीयन आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ठीक है, गांधी जी भी सपोर्ट करते थे, है ना, ट्राइबल डेवलपमेंट को। उसका देखो तीसरा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान इज मेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजीज, ठीक है। तो ये पीवीटीजीज को इंक्लूड करता है क्या? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका पीएम जुगा है, ये आपका देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर पीवीटीजीज एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। मतलब कुछ थोड़ा बहुत है हाउसिंग का प्रोविजन, लेकिन कोई स्पेसिफिक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रोविजन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ है? तो यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है कि पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पीआईबी आप खुद से कवर नहीं कर सकते हो, और पीआईबी को ही सेंटर में रख के हम ब्रह्मास्त्र को बनाते, तो आप ब्रह्मास्त्र के साथ जा सकते हो, ठीक है। उसका देखो आगे, अब जैसे ये एक क्वेश्चन हमारा हिट नहीं किया, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था आपको 80 to 90%, 100% नहीं क्लेम किया, राइट। अब आगे देखो, अब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लगभग। उसका देखो यहाँ पे प्राइम, ये दी आदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है। तो ये क्यों पूछ लिया सर? ये इसका कहाँ से कॉन्टेक्स्ट है? तो क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को जो इथियोपिया का ना हाईएस्ट ऑर्डर मिला था, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा? जो निशान था, क्या नाम है? यहाँ देखो हमने ब्रह्मास्त्र में कवर कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवॉर्डेड विद इथियोपियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया ऑन दिसंबर 16, 2025। तो देखो ये भी दिसंबर का न्यूज़ है, तो दिसंबर से मैं वही बता रहा हूँ, आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं ये CISF-AC में, ठीक है। और इनको अवार्ड कहाँ पे मिला था? आपके अडिस अबाबा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। क्लियर हुआ इतना? अब ये जो आपका मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इनके वेबसाइट पे ये चीज़ दिया हुआ था कि जो आपके मेमोरियल है, ये क्या बोलते हैं, अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट, ये कहाँ पे? अदिस अबाबा में, ठीक है। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते कि अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट कहाँ पे? आपके अदिस अबाबा में। क्लियर हुआ? तो आपको पता लग रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे कहीं पे जा रहे हैं, उनको कोई अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक जगह पे वो जाके ट्रिब्यूट देते हैं या किसी स्पेसिफिक मेमोरियल के बारे में मेंशन रहता है, तो उस चीज़ को हमें देख के जाना होता है, और उसका कहीं ना कहीं हम लोग कवरेज करते ही हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया। फिर आ जाओ आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया आर करेक्ट? अच्छा, अब सर अचानक से आरआरबीज क्यों पूछ लिया? और आरआरबीज तो आपके स्टैटिक का पार्ट इकोनॉमी का, तो ये आपने करंट अफेयर में क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं करंट कॉन्टेक्स्ट में था, दैट्स वाई इसको इंक्लूड कर लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड हैव कंसोलिडेटेड ऑल आरआरबीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक है। अब इस टाइप के अगर कोई मान के चलो स्टेटमेंट होते हैं ना जो जेनरिक होते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे ऑल भी लिखा हुआ है, ऑल आरआरबीज। तो एक बार देख लेते हैं, ये न्यूज़ हमने कहीं पे कवर किया था क्या? एकदम किया था, रिव्यू मीटिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपकी गलती हो जाएगा। तो अगर आपने ये वाला न्यूज़ पढ़ा होता है ना, तो यहाँ पे आपको कौन सी मिनिस्ट्री दिख रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिख रही है, ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो, अ कॉमन लोगो फॉर ऑल आरआरबीज हैज बीन अनवेल्ड रिसेंटली। तो ये आपके करंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इन दिसंबर 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनवेल्ड अ न्यू यूनिफाइड लोगो फॉर रीजनल रूरल बैंक अंडर द इनिशिएटिव वन आरआरबी वन लोगो इम्प्लीमेंटेड विद नाबार्ड। समझ आया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नाबार्ड के मतलब कोलैबोरेशन से ये चीज़ कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और यही न्यूज़ से आपके उठा के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। समझ आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू ओनली। क्लियर हुआ? तो ये इससे क्या पता लग रहा है? वापिस से ब्रह्मास्त्र से डायरेक्ट हिट है, राइट। फिर देखो आगे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत न्यूज़ में है तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे मैगजीन में ही सिर्फ कवर है, ये जितने करंट अफेयर के मार्केट में मैगजीन आते हैं हर जगह ये वीवी जी राम जी कवर कराते ही हैं। लेकिन हमारा कवरेज कैसे होता है ब्रह्मास्त्र में, देखो इतने में ही आपका, अगर आप मान चलो इस पर आर्टिकल पढ़ते तो कम से कम आपके वो आर्टिकल आपके नहीं भी तो 500-600 वर्ड का तो होता ही होता है। और इधर देखो आपके एक इन्फोग्राफिक्स के थ्रू पूरा वीवी जी राम जी कवर्ड हो गया। कैसे कवर हो गया सर, देखो कॉन्टेक्स्ट बता दिया, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया कि जो पुराना एक्ट था और जो नया एक्ट आया दोनों में क्या फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 डेज का प्रोविजन था जो इंप्लॉयमेंट देने का, और यहाँ पे 125 डेज का प्रोविजन है। पहले आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी फंडिंग लगती थी, ये जो अभी न्यू वाला आया वीवी जी राम जी, यहाँ पे 60-40 के रेशियो में, मतलब 60% सेंटर देगी और 40% आपके स्टेट देगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि 90% आपके मतलब नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट में 90% सेंटर देती है और 10% आपके स्टेट देते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन आ जाता है। और उसके बाद बाकी ये सारे जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीजनल पॉज के बारे में बात किया गया है और ये सब कुछ चेंजेस किए गए, तो ये यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। देखो इट हैज़ रिप्लेस्ड मनरेगा, एकदम सही बात है, और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, इट फोकसेस ऑन वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, एकदम सही बात है। ठीक है, अच्छा, देयर इज अ प्रोविजन फॉर एंटाइटलमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, ऑब्वियस सी बात है, इसी पर्पस के लिए स्कीम ही लाया गया। उसका देखो, इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द फंड शैल बी फुल्ली बॉन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां से आपके कान खड़े हो जाने चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बॉन्ड कर रही है, 90 और 10 का रेशियो है। ठीक है, और बाकी स्टेट्स के लिए आपके 60-40 का रेशियो। पहले पुराने वाले एक्ट में आपके पूरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी अपने ऊपर, राइट, लेकिन इसको चेंज करके 60-40 का रेशियो कर दिया गया। तो हमारा डी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, तो ये भी इसका ही कवरेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे तो इतना ही दिया रहता है, लेकिन जब आप वो जो 4 घंटे की वीडियो देखोगे ना, 4 घंटे की जो वीडियो डिस्कशन होती है, वहाँ पे मैं इसका थोड़ा इन एंड आउट भी बताता हूँ, राइट, मतलब इसके पीछे की और थोड़ी डिटेलिंग बताता हूँ। तो ऐसा नहीं होता वो वीडियो आपके सिर्फ जितना दिया हुआ है ब्रह्मास्त्र मैगजीन में सिर्फ उतना ही कवरेज होता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मैं लिंक करके बताता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर जाता है, जैसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर आपके सीजीएस में मैंने बताया था। क्लियर हो इतना? फिर देखो आगे यहाँ पे द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो ये बहुत आसान सवाल है ना, ये किसके किसके बीच में होता है, ये आपके इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। और ये इसका कवरेज भी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, पीआईबी में देखने को मिल रहा है, और हमारे ब्रह्मास्त्र में भी इसका कवरेज था। तो एक्सरसाइज से न्यूज़ है और डिफेंस एग्जाम में तो एक्सरसाइज से न्यूज़ आते ही आते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली कवर कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? फिर आ जाओ आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैटेलाइट LVM-3M6 इज आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा, हमारे डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र में इसका कवरेज दिया हुआ है, इसरो LVM-3M6 मिशन, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया दिसंबर 2026 में, सॉरी 2025 में, एकदम सही बात है ना, क्योंकि ये दिसंबर के ही ब्रह्मास्त्र से कटआउट लिया गया है। अब जाके वेरीफाई जरूर कर लेना, मेरी बात में बिलीव मत करना, ठीक है, जाके वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने इसका डिस्कशन किया है कि नहीं। अच्छा, उसका जो कटआउट है इसका भी मैंने वीकली डिस्कशन किया था। इस कटआउट में देखो 3-4 बार ये न्यूज़ अपीयर हुआ था, मतलब आपके दी हिंदू में इसका कवरेज हुआ है, पीआईबी में आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो इसका 3-4 बार जब कोई न्यूज़ बार बार आते हैं ना न्यूज़ में, तो समझ जाओ वहाँ से आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसको एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे सोर्सेज को देखते हैं कि क्या हमारे सोर्सेज में वो कवर है, तो उसके बाद हम वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ये आपके दिसंबर में लॉन्च हुआ, ये तो हमें पता लग गया है ना, क्योंकि इसका कवरेज दिसंबर में ही दिया हुआ है, राइट। उसके बाद देखो इट इज़ द लाइटेस्ट एवर सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम द इंडियन सॉइल। तो देखो यहाँ पे खेल गया यूपीएससी आपके साथ, ये लाइटेस्ट बोल रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमने कराया था कि ये आपका क्या है, हेवीएस्ट एवर सैटेलाइट है, समझ आया, मतलब ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। उसका देखो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 रॉकेट एंड अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड इनटू इट्स इंडेंटेड ऑर्बिट, एकदम सही बात है ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जो स्पेस क्राफ्ट है, जो कि अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया विद द हेल्प ऑफ NSIL, ठीक है, NSIL, और इसमें जो DST है, सॉरी AST स्पेस मोबाइल है, इन्होंने कोलैबोरेशन से आपके ये बनाया गया था, ठीक, राइट। तो इससे आपके क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था रॉकेट को, और रॉकेट को किस आपके ऑर्बिट में प्लेस किया गया था, लोअर अर्थ ऑर्बिट। देखो ये सब ना इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यूपीएससी ट्रिक कर सकता है, हो सकता है CAPF में सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, लेकिन एक स्टेटमेंट फ्रेम कर दे कि यहाँ पे जो आपके LVM-3 यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो आपके ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट यूज़ किया गया है, इसको आपके मियो में प्लेस किया गया, या बोल देंगे जियो में प्लेस किया गया, तो आप बोलोगे कि अच्छा जियो में हो सकता है ना। देखो आपको यहाँ पे देखो कैसे स्टैटिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और आप जाके एक बार वीकली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। वीकली वाली जो दिसंबर की मैंने कवरेज कराई थी, वहाँ पे ये चीज़ मैंने चीख के बताया था कि कहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है। ट्रैप इसमें सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है उसको हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, ये स्टैटिक का नॉलेज है, ये करंट से आपको नहीं पता लग सकता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, जियो में प्लेस करते हैं।
लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि ये भी आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लेकिन इसको कहाँ पे प्लेस किया गया है, एलईओ में प्लेस किया गया है। तो समझ आ रहा है, मतलब यूपीएससी डायरेक्ट आपके सीपीएस 2026 में यहीं से ट्रिक करके पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो आपके जियो में ही प्लेस किया जाता है, जो कि बहुत हद तक सच भी है। लेकिन जो एक्सेप्शन होते हैं ना, वहाँ से यूपीएससी खेल जाता है, क्योंकि ये भी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, लेकिन इसको प्लेस कहाँ किया जा रहा है, लियो में किया जा रहा है। लियो कौन से हैं, मतलब आपके लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक, 100 से 500 किलोमीटर, और जो आपका जियो होता है वो 36,000 किलोमीटर से ऊपर की जो हाइट होती है, राइट, एल्टीट्यूड होती है, उसको हम लोग जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कंसिडर करते हैं। क्लियर हो इतना? तो जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट था, इसको लियो में प्लेस किया गया। किस टाइप का सैटेलाइट है, आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। और किसके किसके कोलैबोरेशन से इसको लॉन्च किया गया है, तो NSIL जो कि एक इंडियन होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, और AST स्पेस मोबाइल, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो AST स्पेस मोबाइल आपके यूएसए बेस्ड स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। समझ है? वैसे देखो यहाँ पे भी इसका कवरेज था हिंदू में, तो हिंदू में 3-4 बार कवरेज है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसका PIV में ही कवरेज है, उसका ब्रह्मास्त्र में ही इसका कवरेज है। तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, समझ आए? तो 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आपको आई होप आइडिया लग रहा होगा कि ब्रह्मास्त्र का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो मैं डिस्कशन कराता हूँ, वीडियो लाता हूँ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हिट कर सकते हैं CAPF 2026 में भी, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो ब्रह्मास्त्र मैगजीन को और उस वीडियो लेक्चर को। समझ है? उसका देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखो, इंडिया वन दी वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, तो इसका भी हमने कवरेज किया था, है ना, कि इंडिया सिक्योर्ड देयर सेकंड स्ट्रेट वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप बीटिंग चाइनीज ताइपाई इन द फाइनल एट ढाका बांग्लादेश। तो हो सकता है इसके अलावा आपके वेन्यू पूछ ले, तो वेन्यू वगैरह जरूर याद करके जाना, खासकर जो विमेंस टीम होती है ना, और वुमेन्स टीम अगर कहीं पे जीत रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार T20 वर्ल्ड कप जीती है, राइट, तो ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट होता है, विमेन इंपावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, राइट। तो इस टाइप की न्यूज़ को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट का सोर्स, सर, इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम वॉन द इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपके सही है, ठीक है। इसका कवरेज हमारे ब्रह्मास्त्र में नहीं था, लेकिन अब देखो, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको 70% तो मिल ही जाएगा जो ब्रह्मास्त्र में कवरेज है, लेकिन आप 20% लॉजिक भी तो लगाओगे। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ये आप एक एलिमिनेशन ट्रिक की तरह ले सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, बहुत सारे सालों, मतलब मल्टीपल ईयर्स का मैंने एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये कंक्लूजन बता रहा हूँ कि कभी भी अगर हमारे किसी मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बता रहे हैं, या फिर मान के चलो हमारी विमेन क्रिकेट टीम के बारे में, विन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट रहता तो ज़्यादातर सही होता है। तो इसमें भी आपके विन की बात हो रही है कि जो हमारी ब्लाइंड विमेन क्रिकेट टीम है, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप को जीता है, तभी शायद एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट अगर आप लॉजिकल गेसिंग के साथ भी जाते तो ये सही हो जाता, और फर्स्ट तो आपको पता ही था, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता, आपका बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाता, समझे। फिर देखो आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट योर मनी योर राइट मूवमेंट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025 इज करेक्ट। तो ये अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया था, योर मनी योर राइट मूवमेंट, और हमारे अक्टूबर के ब्रह्मास्त्र मैगजीन में भी ये कवर्ड है, तो जाके आप वेरीफाई कर लेना, योर मनी योर राइट मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है किसके रिगार्डिंग है, तो इट फोकसेस ऑन रिकवरिंग अनक्लेम डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, डिविडेंड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि, तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा ना, तो द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट इज टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स टू देयर लेजिटिमेट क्लेमेंट्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दिस वाज लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट फ्रॉडलेंट मीन्स बाय अडॉप्टेड, ये गलत है, क्या ना, कहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा स्टेटमेंट। उसका दिस वाज लॉन्च बाय RBI टू मेक सिटीजन अवेयर अगेंस्ट साइबर फ्रॉड, नहीं, साइबर फ्रॉड की कोई बात नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, मतलब जो मेन बात की गई है वो बात की गई है जो हमारे अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कोई पर्सन है, उसने अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन उसमें कुछ डिपॉजिट जमा करा दिया, और वो पर्सन फिर कभी उस पैसे को निकालने नहीं आया, ठीक है, या फिर बहुत सालों बाद आता है तो बैंक इनकार कर देता है। तो इस टाइप के जो आपके अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, उसका सेटलमेंट करने के लिए आपके योर मनी योर राइट मूवमेंट शुरू किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जी ने इसको खासकर मतलब अर्ज किया था सिटीजन से कि इस मूवमेंट में आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करे जो भी जनता है, हमारी भारत की जनता है, समझ आए। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमारा ए स्टेटमेंट है सही है। अच्छा, अगर लॉजिकल गेसिंग करना होता आपको तो ये देख सकते हो, यहाँ पे साइबर फ्रॉड की बात कर रहा है, यहाँ पे साइबर फ्रॉड की बात कर रहा है, और यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहा है। तो ये तीनों आपके कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो इन तीनों को ऑड वन आउट अगर करना चाहते ना, तब भी आप ए पे पहुंच जाते हैं। तो देखो यार, मैं वही बता रहा हूँ कि एग्जाम में अभी ये सब लॉजिक मत लगाना, अभी आप पढ़ के जाओ,
राइट। ये सब अगर चाहते हो एलिमिनेशन टेक्निक कैसे सर यूज़ करते हैं, कैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन बिना जाने भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ये सब तब जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, जब आपने अपने एंड से 100% मेहनत कर ली है। उसके बाद बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द केक, मतलब थोड़ा सा और ऊपर से फ्लेवरिंग करने के लिए, थोड़ा सा और आपके कट ऑफ मार्क्स में चार चांद आपके मार्क्स में चार चांद लगाने के लिए, मेरिट में अच्छे रैंक में आने के लिए आपके ये सब ट्रिक बहुत हेल्प करेगा। क्लियर हुआ इतना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। फिर आ जाओ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिशरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फिशरीज के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। फिशरीज इज कंसिडर्ड अ सनराइज सेक्टर एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सर कहाँ कवरेज इसका मिलेगा? देखो ये जो सोर्स है इसका इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे जाके देखना यार, इकोनॉमिक सर्वे मेरे द्वारा लिया गया है सेम चैनल पे, अचीव CAPF चैनल पे। 4.5 घंटे की डिस्कशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है ना, उस वीडियो को देखने के बाद आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो और उसके बाद ये हमारे ब्रह्मास्त्र में भी कवर किया है, ऐसा नहीं है कि हमने ब्रह्मास्त्र में कवर नहीं किया। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखो क्या है, इंडिया फिशरी एंड एक्वाकल्चर सेक्टर हैज विटनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विथ फिश प्रोडक्शन राइजिंग फ्रॉम इतना %, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, समझ रहे हो? तो यहाँ पे खेल गया, यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट बोल दिया। और वैसे भी एलिमिनेशन टेक्निक जब आप यूज करते हो तो किसी स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा फैक्ट है ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो एलिमिनेशन तरीका भी मैंने बता दिया, और अगर आप पढ़ के जाते तब भी आपको पता होता है सेकंड लार्जेस्ट है। और इसको मैंने स्पेशल एम्फेसिस भी किया था आपके जब इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो लाया था। तो क्लियर हुआ इतना? तो ग्लोबल रैंकिंग क्या हमारी सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, ठीक है। अच्छा, एक्वाकल्चर में हम लोग सेकंड आते हैं अनडाउटेडली। उसका देखो श्रिम्प में हम लोग क्या है, टॉप में, मतलब जो हमारा श्रिम्प है उसमें हम लोग लीड कर रहे हैं। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन कैप्चर फिशरीज। तो ये हमारा सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया, पहला गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। थर्ड सही हुआ तो मतलब दोनों में थर्ड है, तो वैसे भी हमें पता लग गया कि थर्ड सही है। अच्छा, फिशरीज इज कंसिडर्ड अ सनराइज सेक्टर। तो सनराइज सेक्टर हम किसको बोलते हैं? जो सेक्टर आपके अच्छे से ग्रोथ दिखा रहा है, अच्छे से ग्रोथ शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फिशरीज सेक्टर है उसका 106% से ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? C 2 और 3। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि करंट अफेयर को आपको कैसे डील करना है। सोर्स यार देखो, आप लोग मत भटको, खुद से PIB मत करने जाओ, आप लोग एक सोर्स पे रिलाई करो जो कि है ब्रह्मास्त्र मैगजीन, और साथ के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट कर लो, जो वीडियो डिस्कशन लिया जाता है यूट्यूब चैनल अचीव CAPF में मेरे द्वारा, उसको देख लिया करो। 4 घंटे की वीडियो होती है, उसमें पूरा महीना आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को आप मल्टीपल रिविजन करके जाओ एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ आपका इस बार करंट अफेयर आपका नहीं रुकेगा, है ना, करंट अफेयर की वजह से आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, राइट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी लेके आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और इसी तरीके से और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर टाइप करके बताइएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।